साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं जानी मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी से यूनुस खान की बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी। बहुत बहुत स्वागत। वापस विविध भारती आके कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू यूनुस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माफ करना, मुझे जी बोलना चाहिए आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसे लग रहा है पुराने दोस्तों को मिल रही हूँ। मैं वापस उसी कैंपस में आई हूँ जहाँ कई साल पहले आई थी, और पूरे टीम की वार्मथ और अपनापन देख के इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने कितने प्यारे मोमेंट्स मिस किए हैं लाइफ में। तो बहुत खुश हूँ अभी इस वक्त। देखिए, इस वक्त आप विविध भारती में हैं और ये देश का सबसे पुराना मनोरंजन रेडियो स्टेशन है, प्रीमियम रेडियो स्टेशन है। रेडियो से किस तरह का नाता था पूना में जब आपका बचपन बीत रहा था? रेडियो ये एक ही माध्यम था जो अवेलेबल था। तो शुरुआत होती थी, नमस्कार, सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देता है। उनकी आवाज मुझे याद है। 8:20 को गाने आते थे, हमेशा सुनते थे रेडियो। मराठी न्यूज हो या मराठी गाने। 12:40 को भी गाने आते थे मुझे लगता है। मैं स्कूल से वापस आती थी और मैं और मेरी आई, हम दोनों लंच करते थे। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हर रोज क्या बोलेंगे। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़बड़ करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी आई को ये रिपीटेटिव स्कूल में क्या हुआ वाली बातों से अगर सुकून मिलता था तो वो रेडियो के गानों से मिलता था। और 9वीं और 10वीं कक्षा में रेडियो की वजह से बहुत डांट खाई है। पढ़ाई और रेडियो साथ में? बस, और उसके बाद कविता। अच्छा। मैथ्स का कुछ याद नहीं है, साइंस का कुछ याद नहीं है, इतिहास भूगोल सब भूल जाओ, लेकिन कविताएं आ रही हैं क्योंकि इतने अच्छे गाने सुने हैं। और मुझे क्या अच्छा लगता था पता है, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है। कोई भी गाना जब बजता था तो इसकी फिल्म, संगीत निर्देशक, कवि और गायक सबके नाम बताए जाते थे, सब क्रेडिट्स बताए जाते थे। तो आजकल मैं बहुत मिस करती हूँ। इतने सारे नए आवाज आ गए हैं तो समझ में ही नहीं आता बात कौन कर रहा है, गाना किसका है, गा कौन रहा है, और म्यूजिक तो पता ही नहीं किसका है। तो बहुत मिस करती हूँ। और ये मुझे लगता है परंपरा अभी भी विविध भारती ने पकड़ के रखी है। तो बिल्कुल। देखिए, बचपन वाले जोन में तो हम पहुंच ही गए कि आप स्कूल से आ रही हैं, रेडियो और पढ़ाई साथ में हो रही है, कविताएं आ रही हैं, है ना? तो यहीं कहीं बीच में डांस भी शुरू हो गया था? बिल्कुल। 4वीं कक्षा से मैं शास्त्रीय नृत्य सीखने लगी। भरतनाट्यम सीखना था मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर परिवार अच्छा मिले ना तो भूलते भी हैं हम। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं गायन सीखूं और आई को लगता था कि मैं नृत्य सीखूं। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में मुझे प्रोत्साहन दिया। तो मैं गाना भी सीख रही थी और क्लासिकल डांस भी सीख रही थी। तो भरतनाट्यम में मेरी गुरु रही हैं मिसेस माणिक अंबिके जी। वो अडियार घराने की हैं और अब उनके क्लासेस बंद हो गए हैं, लेकिन उनके बर्थडे के दिन बातचीत तो होनी ही है और गुरु पूर्णिमा के दिन मैसेज तो एक दूसरे को जाना ही है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में उनके बारे में पोस्ट करना तो बनता ही है क्योंकि वो मेरी गुरु हैं। तो मिलती रहती हूँ। उनका एक खास मतलब स्वभाव विशेष बताना चाहूंगी। हम बहुत डरते थे उनसे, बहुत कड़क थी माणिक ताई। और जो ताल देते हैं ना भरतनाट्यम में, उस छोटी सी काठी को कहते हैं तट्टाकड़ी। आपने कल गलती की, यहाँ से माणिक ताई की तट्टाकड़ी छूटी, वो लगनी ही लगनी है आपको पैर पे, बेजोड़ निशान। बिल्कुल। तो हमारा बस एक ही ध्येय था कि तट्टाकड़ी लगनी नहीं चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए हम लोगों ने। तो डरने के साथ साथ माणिक ताई की जो काइंडनेस थी उस उम्र में पता नहीं चली थी। लेकिन जब मेरा अरंगेत्रम कंप्लीट हुआ, मेरा पूरा परिवार थोड़े से आर्थिक प्रश्नों से घिरा हुआ था और फीस बढ़ गई थी क्योंकि एसएनडीटी कॉलेज से डिप्लोमा कर रही थी मैं भरतनाट्यम में। जब मैं स्कूल में थी तो फीस बढ़ गई। अब क्या करें, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनकी शिक्षा, मेरे स्कूल के खर्चे। तो माणिक ताई को आई ने बता दिया था कि मुझे लगता है मैं 1-2 साल ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि हमसे नहीं हो रहा है। मैं सोनाली को बाद में भेजती हूँ जब
ठीक ठाक हो जाए चीजें, तो माणिकताई ने बोला था मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेशन देती हूँ, लेकिन क्लास मत छोड़ना। गजब। हाँ, मान लो फी 40 रुपए थी और वो 50 हो गई, लेकिन वो 10 रुपए मेरे लिए माणिकताई भरती थी। तो मुझे लगता है ऐसे जब आपको लोग मिलते हैं, ऐसे गुरु जब आप पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग वो बीज हम में बो देते हैं। मैं कितने भी पैसे दूं, कितने भी गिफ्ट्स लेके आऊं दुनिया के, वो 10 रुपए जो थे हर महीने के, उसकी कीमत मैं नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि मेरी पूरी बिल्डिंग उस पे खड़ी है मेरे जीवन की। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी जो जेनरोसिटी है वो अगर मैं अपने आप में लाती हूँ और किसी और के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो ही वो सही होगा। कितनी प्यारी है बात ना? आपने कही है, बहुत ही प्यारी बात। और माणिकताई की जो महानता है उसको भी हम नमन करते हैं। मैं यहाँ एक और डोर पकड़ के आगे जाता हूँ कि भाई दो घर में और फिर ये बहन, तो कितनी बदमाशियां चलती थी, आपने कितनी कुटाई की है उन लोगों की। मैं ना इतने सम्यक परिवार से हूँ कि उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये बेटे हैं, ये बेटी है, ये ज्यादा लाडली है क्योंकि सबसे छोटी है। बस एक तफावत थी, वो थी कि आई बाबा ने उन दोनों को अंग्रेजी मीडियम में भेजा था और मुझे मराठी मीडियम में, और अनजाने में उन्होंने ये डिसीजन लिया था, जबकि मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बगल में थी बिल्डिंग्स, लेकिन उन्होंने मुझे मराठी मीडियम में भेजा, जिसकी वजह वो आज तक नहीं जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं छोटी थी तो मेरे बड़े भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनको बहुत क्यूट लगा था कि घर में एक छोटी बहन आ रही है, तो वो सालों तक मुझे बाड़ बोलते थे। वाह वाह वाह। तो मतलब मुझे आज भी वो याद आते हैं, तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि ये जो बड़े हैं, जिनको दाढ़ी है, मूछें हैं, वो मेरे भैया मुझे लगते ही नहीं है। मुझे वो फोटो वाले भैया याद है जो मुझे ऐसे उठा के खड़े हैं कंधों पर। मेरे बड़े भैया का नाम है संदीप और दूसरे भैया का नाम है संदेश। तो संदेश और मैं, हम तीनों में 4-4 साल का फर्क है। संदेश और मैं बहुत ज्यादा खेले हैं एक साथ, हमने साइकिलिंग की है, हमने माचिस के डिब्बे इकट्ठा किए हैं। वाह वाह। गोल्ड स्पॉट के जो ढक्कन में एक जंगल बुक का आता था, हाँ। एक स्टैंप, तो हम वैसे होटलों के बाहर खड़े होके हम बोलते थे प्लीज गोल्ड स्पॉट लीजिए और ढक्कन हमें दीजिए। बहुत सारी मजेदार चीजें की हैं। और कभी एक हमें किसी ने इत्तला किया था कि सारसबाग के पास जाओ, मैं पूना से हूँ, सारसबाग में कोई नए माचिस के डिब्बे आए हैं। अब क्यों आएंगे सारसबाग के ग्राउंड में माचिस के डब्बे, लेकिन हमें वो बात सच लगी थी। तो संदेश मुझे डबल सीट लेके गया था साइकिल पर, और हम इतना मतलब पूरे चक्कर काट के हम ढूंढ रहे थे कोई माचिस की डब्बी मिल जाए, मिली नहीं थी, लेकिन ढूंढने का मजा कोई और होता है। क्या बात है। मतलब मुझे अगर जिंदगी में कोई भी एम्बिशन थी तो ये थी कि संदीप और संदेश जैसे होना है, क्योंकि वाह 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 वाह। मुझे ऐसा लगता था कि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। वो जिस प्रकार के अच्छे लोग हैं, मेरे पापा संदेश और संदीप बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी उनको एक थोड़ा सा अच्छा जवाब मिला है, जो है मेरे पति नचिकेत। बहुत सही है। यहाँ एक जगह बनती है गाने की, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा बजाएंगे हम यहाँ। सबसे पहला गाना लेते हैं सरगम फिल्म का, डफली वाले। क्या बात है, क्या कुछ याद है इस फिल्म को देखने की? बिल्कुल। तो मैंने इस पे डांस किया था, आई की साड़ी मेरी सलवार। वाह। तो पूरा भरतनाट्यम का पोशाक था और बहुत सारे चक्कर लिए थे मैंने जो कथक के थे, लेकिन मैं खुद ही कोरियोग्राफर थी क्योंकि इतनी बार देखा तो नहीं था डांस। तो बस गाना याद था डफली वाले। और फिर डफली वाला कौन होगा, हाँ, ये भी रिहर्सल समस्या करने है। के लिए कोई तो चाहिए साथ में। तो पकड़ लिया संदेश को, वो मेरे बड़े भैया। तो संदेश ने बोला हाँ हाँ मुझे कुछ करना नहीं, डांस वांस नहीं करना, डफली बजानी है ना, मैं बजाऊंगा डफली। तो आ गया हमारे परफॉर्मेंस का दिन और डफली किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम रिहर्सल कर रहे थे संदेश माइमिंग कर रहा था कि कुछ पकड़ा है हाथ में। आटे का डब्बा था सबसे बड़ा, उसका ढक्कन उठाया। आज भी मेरे पास वो फोटो है जब मैं बड़े पैशनेटली डांस कर रही हूँ डफली वाले पे, और संदेश आटे के डब्बे पे जो डफ बजा रहा है।
क्या बात है। अब इस गाने को सुनने का मजा ही अलग है। अब हमें फिल्म नहीं याद आएगी। सुनते हैं ये गाना जरूर। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय हाय हाय। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू
अच्छा, ये दौर था जब डांस भी चल रहा था और पढ़ाई भी चल रही थी, कोई एक सपना उग रहा था एक्टिंग का? बिल्कुल नहीं, एक्टिंग का सपना नहीं था। सपना था तो बस अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्टूडेंट बनने का सपना था। और पता नहीं बचपन से मुझे हमारे देश के लिए कुछ करना है, करना था तब भी और आज भी। आज भी अगर आप मेरा डीपी देखो तो हमारे ध्वज के साथ है। मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैं गई थी, अभी वेव्स हुआ ना मुंबई में, तो वेव्स में हमारे देश का झंडा सबसे पहले था और फिर बाकी सारे देश के ध्वज जिन्हें इनवाइट किया गया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे तिरंगे के साथ मेरी फोटो है। वाह वाह वाह। तो सपना बस यही था कि एक अच्छा इंसान बनना है ताकि आगे जाके मैं अच्छा नागरिक बन पाऊं। हाँ, चल रहा था, एक्टिंग को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा था। अभी हम जो आकाशवाणी की बात कर रहे थे, हमारे स्कूल में, मैं अभिनव विद्यालय से हूँ, तो हमारे स्कूल में थी वर्गवाणी। तो वो एक रेडियो स्टेशन था हमारा और मैं उसकी हेड थी। वाह वाह। तो मेरा ये काम था कि सुबह सुबह जब आ गए स्कूल में तो प्रार्थना के बाद वर्गवाणी शुरू होती थी और मैं जाके न्यूज पढ़ती थी। वाह। मुख्याध्यापिका के केबिन के बगल में एक छोटा सा ऑफिस था, वहां बैठ के तो बहुत सारा काम करना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी। हाँ, पेपर पढ़ो, हेडलाइंस पढ़ो, लिख के लाओ, और ये भी सोचो कि मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए न्यूज, नए तरीके से करना है। हाँ, देश के बारे में भी होना चाहिए, राज्य के बारे में भी होना चाहिए, कला, क्रीड़ा, संशोधन, सब कुछ होना चाहिए। तो एक छोटा सा एडिटर भी जाग गया। वाह क्या बात है। इसीलिए शायद आगे चल के आपने राइटिंग भी शुरू की थी, हो सकता जिसकी है। बाद में बात करेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये वो दौर था जब भाई भी नाट्य कला की तरफ बढ़ रहे थे? हाँ, वो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे दोनों, और जब तक मेरी 10वीं खत्म हुई तब तक ना वो दोनों ने उड़ान ली थी। मेरे बड़े भाई कानपुर IIT में चले गए और संदेश चले गए कराड़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनकी 1% से पुणे की एडमिशन मिस हो गई, तो वो शिवाजी यूनिवर्सिटी चले गए। पापा भी मुझे लगता है गोवा में और MP में काम कर रहे थे, उनके प्लांट उधर चल रहे थे, तीनों इंजीनियर्स। तो आई ने शुरू किया था डे केयर सेंटर, जो कि घर में ही था। तो मेरी बचपन से ये तकरार थी कि मुझे छोटी बहन नहीं है, मुझे ताई बोलने वाला कोई नहीं है। तो हमारे डे केयर सेंटर में, जिसका नाम था सोनाली पालना घर, बच्चे ही बच्चे आते थे और सब मुझे ताई बोलते थे। क्या मजेदार है। और मैं आई की वन एंड ओनली असिस्टेंट थी, तो सारा काम, बच्चों के कपड़े बदलो, उनको कहीं घूमने के लिए ले जाओ, या किसी की दवाई दे दो, किसी को कंपनी दो, मैं नीचे जाके आ रही हूँ, सब काम मैंने किए हैं। 10वीं तक मुझे ये समझ में आ गया कि क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहानियां बताना अच्छा लगता है। और स्कूल में शिक्षक भी अच्छे थे जो सराहना करते थे, करेक्शंस करते थे, प्रोत्साहन देते थे। तो 11वीं में मैंने बहुत जिद करके फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन ली थी, और वहां से मुझे लगता है नाटक जिंदगी में आ गया। जब तक मैं स्कूल में थी ना, तो संदीप भैया मेरे आइडॉल थे। हमारी सोसाइटी में हमने इतने नाटक किए, मतलब हक के ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में क्या शर्म, क्या संकोच। बिल्कुल। तो फैंसी ड्रेस दिखाया है, गाने सुनाए, स्पोर्ट्स, सब कुछ हमारे पड़ोसी लोगों को ही दिखाया है। वो परिवार ही होते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हैं। बिल्कुल। और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज से नाट्य कला का मामला शुरू होता है। हाँ, क्योंकि तब उस मोड़ पे मेरी मुलाकात हुई थी पंडित सत्यदेव दुबे जी से। अरे गजब, और वो लेजेंड व्यक्ति। बिल्कुल, बाकी कोई भी इंट्रोडक्शन से भी ज्यादा मुझे, मेरा दिल भर आता है जब कोई कहता है तुम दुबे जी की स्टूडेंट हो ना। मैं उनकी शिष्या हूँ, और नाटक तो हाँ, लेकिन वो मेरे लाइफ कोच रहे हैं। दुबे जी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, और सिखाने से भी पहले सतह से ऊपर उठाना पड़ता है कुछ लोगों को, जो ये सोचते हैं कि मैं क्राउड हूँ, मैं भीड़ हूँ, वो स्टार है, वो बड़े लोग हैं। तो मुझे जो भी करने का मन करता था वो मैं करती थी, लेकिन हमेशा ये लगा था मैं तो भीड़ में से एक हूँ। ओ, हमेशा, क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति, मेरा रंग रूप, टैलेंट पे तो कभी भी भरोसा नहीं था, हार्डवर्क पे था। डिसिप्लिन और हार्डवर्क आज भी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाह। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि किसी को हमने समय दिया है तो उस समय पे पहुंचना चाहिए। किसी ने अगर बोला है कि तुम ये याद करके आओ, तो याद करके आना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन दुबे जी ने ये बताया, मतलब ये जताया
कि तुम्हें एक्टिंग अच्छी लगती है। तो उन्होंने मेरी भाषा, मतलब वो मध्य प्रदेश से थे, बिलासपुर से, तो हिंदी पे काम करना तो ऑब्वियस है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मेरी मराठी पे काम किया, वाह। उसके बाद हिंदी इंग्लिश पे काम किया। बहुत सारी चीजें दुबे जी ने सिखाई। आज मुझे याद आ रहा है कि दुबे जी मुझे डांटते थे, वो तो बहुत सख्त भी थे। बहुत, बाप रे। और मेरे पहले पीढ़ी की अगर मैं किस्से कहानियों की बात करूं तो बाप रे, किशोर कदम, गणेश यादव, इन सब लोगों को दुबे जी ने जो डांटा है, बिल्कुल। मुझे लगता है हम लड़कियां तो उस गुस्से से छूट गई। जी बिल्कुल, क्योंकि थिएटर के सबसे सख्त, डिसिप्लिन्ड और लेजेंड व्यक्ति बिल्कुल। रहे हैं, और ये तो वाकई सौभाग्य माना जाना चाहिए कि उनसे आपने सीखा। सबसे पहले कौन सा नाटक उनके साथ आपने किया था? मैंने उनके साथ एक पोएट्री प्रोग्राम किया था। जी। मराठी के बहुत अच्छे लेजेंडरी कवि हैं, कवि कुसुमाग्रज, जी। जिनको ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। तो उनकी कविताओं पर, उनकी कुछ 100 या 110 कविताएं थी, उसका मंचन किया था दुबे जी ने। उसकी स्क्रिप्ट एडिट की थी जीपी देशपांडे सर ने, जो दिल्ली के जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। और पूना के सारे वर्कशॉप के बच्चे हम लोग थे, और मुझे लगता है 60 कलाकार थे उस कविता की प्रोग्राम में। उसका नाम था आयुष्यात पहिले अंदाज। ये पहला मंचन हुआ। फिर दुबे जी के साथ मैंने वर्कशॉप्स बहुत ज्यादा किए। एक इंग्लिश नाटक किया मैंने दुबे जी के साथ, जिसमें 2 ही पात्र थे, एक मैं और एक दुबे जी। वाह वाह वाह। और उस नाटक का नाम था एन एक्टर डाइज बट। वो एक ट्रांसलेटेड प्ले था, क्रोएशियन प्ले था। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो मुझे कभी भी अपने आप पे ये यकीन नहीं होगा कि एक लड़की जिसको पहली यूनिट टेस्ट में 5वीं कक्षा में इतने कम मार्क्स मिले थे अंग्रेजी में कि घर जाने से डर लग रहा था। ओ। तो छोटी सी चीटिंग की थी मैंने कि फिल इन द ब्लैंक्स में गोपाल लिखना था, तो आया ही नहीं था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं ये क्या देख रही हूँ। तो मैंने ना चीटिंग करके वहां पे कुछ पी लिख दिया था। और मैम के पास जाके बोला था, मैम इसको तो मार्क्स ही नहीं दिए हैं। तो उन्होंने देखा और उनके नजर में ये था कि बेटा तू झूठ बोल रही है, लेकिन याद रखना मैं तेरा आधा मार्क बढ़ा रही हूँ। वो बढ़ाया था उन्होंने। और हुआ ये था कि आउट ऑफ 15 जहां 9 मार्क मिले थे, वो 9.5 हो गए। बस इतना ही फर्क पड़ा। इतना सा फर्क। लेकिन उनकी दानत थी कि उन्होंने वो आधा मार्क दे दिया और मुझे शर्मिंदा किया। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो उस पे मैंने मात की, थैंक्स टू दुबे जी। मैंने कितने सारे चैनल्स को अंग्रेजी में इंटरव्यू दिए हैं। आज अगर मुझे बोला जाता है कि कम जॉइन अ कॉन्फ्रेंस एंड यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ। तो दुबे जी ने सिर्फ भाषा पे काम नहीं किया, हमारे आत्मविश्वास पे काम किया। उन्होंने हमारी पर्सनालिटीज को ढूंढने में हमें मदद की। उनके कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, फोकस। थिएटर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस आना, फोकस समझना, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझते गए और ऐसा लगा पहली बार जिंदगी में इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि तभी मुझे गिरीश कर्नाड सर की पहली फिल्म मिली। बिल्कुल, चेलुवी। और वो एक बहुत बहुत कमाल की फिल्म, कमाल का मौका। इसकी बात एक गाने के बाद की जाए। ये जो दौर है जहां की हम बात कर रहे हैं, यहाँ का एक गाना सुनते हैं। जरूर। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी इस गाने का किस्सा। जरूर। फिल्म है कयामत से कयामत तक। ओ। साइकिल से गई हैं सोनाली, मंजिरी और शिल्पा। वाह वाह वाह। एक ही साइकिल से, अपनी अपनी साइकिल अपनी साइकिल से नीलायम टॉकीज सिंगल स्क्रीन पुणे में साइकिल पार्क की टिकट्स निकाले और पूरे परमिशन लेके गए हैं। मुझे लगता है मंजिरी ने या शिल्पा ने पहले देखी थी फिल्म देख रहे हैं। एक साइड बैठी है मंजिरी, दूसरे साइड शिल्पा। मैं इतनी इन्वॉल्व होके फिल्म देख रही हूँ। इंटरवल के बाद पता चला एक एक हाथ, एक एक कंधा पकड़ के दोनों रो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपना रोना रोकूं कि इनको संभालूं। हम सब 9वीं कक्षा में थे और गाना सुनते हैं कयामत से कयामत तक का। टिक 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 टिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनते हैं।
सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन
कितना प्यारा गाना हमने सुना। और ये पूरा दौर 90s और आमिर खान का पहले पर्दे पर आना, तब तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे चलकर एक फिल्म आने वाली है जिसमें बिल्कुल साथ में काम भी करना है ना। और खैर, तो अभी चेलुवी की बात करते हैं, वो कैसे मिली? एकदम सिंपल, ऑडिशन से। अरे वाह। सारी लड़कियां गई थी ऑडिशन में, वहां पे कुछ लड़कियों को फोटो शूट के लिए चुना, कुछ लड़कियों को वीडियो टेस्ट के लिए चुना, फिर शॉर्टलिस्ट में मेरा भी नाम आया था। और फिर वो एक दिन आ गया जब गिरीश अंकल का फोन आया कि हम तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। पहले मैं आई बाबा के साथ बंगलोर गई, वहां से केरला, जहां पे हम शूट करने वाले थे। आई बाबा 2 दिन मेरे साथ थे। ये दुनिया ही पता नहीं थी क्या होता है, एक ही विश्वास था, वो था दुबे जी और गिरीश कर्नाड सर, क्योंकि उनके साथ ना एक नॉलेज, विजडम, अच्छाई और डिग्निटी, ये सारी चीजें जुड़ी हैं। तो आई बाबा को लगा था कि हम कंपनी देंगे, और गिरीश अंकल को लगा था कि इतने छोटे कलाकार हैं मेरी फिल्म में, तो उनकी फैमिली आना तो बनता है। लेकिन 2 दिन के बाद आई बाबा ने बोला कि अभी तुम अच्छे से काम करो, ध्यान दो, कोई भी लाइन भूलो मत। उनको भी पता चल गया रीटेक वीटेक क्या होता है, रीटेक नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम करो, फिर खत्म होने के बाद बस से पुणे आ जाओ। वाह वो लोग चले गए। फिर मैंने शूटिंग की, बहुत प्यारी टीम थी इसमें, जिनको कई बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ऐसे साबू सिरिल हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर बोलते हैं आज हम, लेकिन आर्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे पेड़ बनाया था, क्योंकि चेलुवी उस लड़की की कहानी है जो फूलों वाला पेड़ बन सकती है। और उस जमाने में 1992 में ग्राफिक्स नहीं है, इफेक्ट्स, मतलब जो भी करना है आपको कैमरे के सामने आके करना है। बिल्कुल। तो वो मुझे एक ही जगह खड़े रहना था, फिर मेरी ब्रांचेस आती थी। वाह। तो ये सब साबू सिरिल ने किया था। और मेरे सिनेमेटोग्राफर थे राजीव मेनन, वो उनकी पहली फिल्म थी। तो बहुत अच्छी टीम थी। फिल्म को सर्वोत्कृष्ट पर्यावरण फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अच्छा लगा मुझे, पहले काम में इतना बड़ा अवार्ड आया। हाँ, फिल्म को मिला अवार्ड। बड़े राइटर डायरेक्टर गिरीश कर्नाड, तो वो ग्रेविटी पता थी कि ये क्या मौका है, ये कितनी बड़ी हस्ती के साथ मैं काम कर रही हूँ? जरा भी अंदाजा नहीं था। इसका क्रेडिट गिरीश अंकल का है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि वो गिरीश जी या गिरीश सर से गिरीश अंकल कब हो गए। उनके बच्चे भी शूटिंग में हमारे साथ आए थे, रघु और राधा। उनकी बीवी सरस्वती आंटी भी आई थी। तो ऐसा लगा कि किसी पिकनिक पे जा रहे हैं बंगलोर से केरला। गिरीश अंकल ने जिस प्रकार से, मतलब दुबे जी के साथ में थिएटर का वर्कशॉप कर रही थी, गिरीश अंकल के साथ मैंने फिल्मों का वर्कशॉप किया। इतनी सिंपल बात थी। और उन्होंने ना कभी ये शब्द इस्तेमाल किए कि अब हम तुम्हें लॉन्च कर रहे हैं, अब तुम्हारा पदार्पण हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उनको कंसर्न था, जो मैंने उनको पहली बार बोला था कि गिरीश अंकल मेरी एग्जाम है, दिसंबर में शूट होगा। तो उनका ये था कि अपनी अपनी पढ़ाई करो, काम तो तुम लोग सीख रहे हो, तो वेरी गुड, गो बैक, डू योर स्टडीज, थिएटर में काम करो एंड डू हैव अ गुड लाइफ। ऐसा था। तो हम सालों बाद, मुझे लगता है 10-15 साल के बाद में गिरीश अंकल को मिली थी रविंद्र नाट्य मंदिर में, जब कोई फिल्म फेस्टिवल के लिए हम गए थे। मैं सूत्र संचालन करने वाली थी और गिरीश अंकल प्रमुख अतिथि थे। तो मैं तैयार हो रही थी और किसी स्वयंसेवक ने आके बोला कि चलो चलो बैक स्टेज बुलाया है, और तभी गेस्ट को लेके कोई इसी रूम में आ गया। तो गिरीश अंकल अंदर आ रहे थे, मैं बाहर जा रही थी, और उन्होंने देखा और बोले सॉरी। अरे और फिर उन्होंने दोबारा देखा और उन्होंने कहा सोनाली। वाह वाह वाह। हम बीच में मिलते रहे, मैं हमेशा उन्हें अपडेट करती रही, हम एक दूसरे को खत लिखते थे। अरे गजब, क्या बात है। कितने सारे खत है मेरे पास गिरीश अंकल के। मैं कुछ भी लिखती थी उन्हें, मुझे कितने मार्क्स मिले, अब कौन सी नई फिल्म मिली, मैं पुरस्कार मिला तो जरूर लिखती थी मैं कि गिरीश अंकल मुझे अवार्ड मिला। बाद में एक और कनेक्शन है अग्निवर्षा करने का। ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। और तब गिरीश अंकल थे, तो उनके ही नाटक पे अग्निवर्षा फिल्म बनी थी। मेरे कैरेक्टर का नाम नीतिलाई था। मैं एक आदिवासी लड़की थी। बहुत प्यारा किरदार था, क्योंकि नीतिलाई का पूरा जीवन सच्चाई पे आधारित है। मुझे कभी कभी लगता है मुझे नीतिलाई बनना है, मुझे नीतिलाई बन के जीना है। वाह। क्योंकि फिल्म के अंत में नीतिलाई को अपनी जान देनी पड़ती है अपने गांव के लिए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है।
बहुत अच्छा लगा कि एक इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, वो भी गिरीश अंकल के नाटक पर आधारित, और उसमें मैं प्रमुख भूमिका में हूँ। अच्छा लगा था। क्या बात है। चेलुवी के जरिए एक मुकम्मल पहचान बनी और लोगों को ये पता चला कि ये एक अभिनेत्री भी आई है। चेलुवी एक बड़ी जादुई फिल्म थी जिसका अपना एक असर था। इसका सोनाली को क्या फायदा मिला? फायदा मतलब माला माल। एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म को मिला। बिल्कुल। हमारी फिल्म काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए सिलेक्ट हुई, तो अलग अलग निर्देशकों ने मेरा काम देखा। वो दौर था जब फिल्में तभी देखने मिलती थी जब वो रिलीज हो जाएं, या तो वो किसी फिल्म फेस्टिवल में आए या दूरदर्शन पे दिखाई जाए, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स नहीं थे और कोई जरिया ही नहीं था फिल्म देखने का। उस साल कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाई गई, जहां मेरे इटालियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मेरी फिल्म देखी और वो उस चेहरे को ढूंढते ढूंढते भारत में आ गए और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया उनकी इटालियन फिल्म के लिए। उस फिल्म का नाम था वृंदावन फिल्म स्टूडियोज। उसमें मैंने प्रोटैगनिस्ट का मतलब वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हूँ मैं। वो फिल्म दिखाई गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जहां जब्बार पटेल सर, अमोल पालेकर सर, सुमित्रा भावे जी, सुनील सुक्तनकर सर, इन्होंने फिल्म देखी थी और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे कास्ट किया। इन सब के साथ आपने बाद में काम किया? बिल्कुल। तो मतलब निकल पड़ी गाड़ी पटरी पे, ऐसा हो गया चेलुवी की वजह से। बिल्कुल। जब्बार पटेल साहब की बात करते हैं पहले, फिर एक एक करके अलग अलग निर्देशकों की उसके लिए मुझे कम से कम 10 घंटे चाहिए। मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। आपने 2-3 फिल्में उनके साथ की? बिल्कुल। तो उनके बारे में बताइए। 23 जून डॉक्टर जब्बार पटेल सर का बर्थडे होता है और मुझे लगता है कि बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, उनको तो हम बर्थडे पे विश करते हैं, याद करते हैं, लेकिन मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मतलब घर में ही एक टक्कर है, क्योंकि मेरे पति नचिकेत मतलब वो जरा सीरियस फैन है। अच्छा। मैं प्यार वाली फैन हूँ। वाह वाह वाह। नचिकेत ने सारी फिल्में रट ली है, उनको डायलॉग्स याद हैं, सिंहासन के, सामना के। कोई कोई सीन ऐसा बताते हैं तो मैं थोड़ा सा निरुत्तर हो जाती हूँ कि ये तो मुझे याद नहीं है, वापस देखनी पड़ेगी फिल्म। तो घर में ही टक्कर है, लेकिन मुझे 23 जून को बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब को विश करना। उनके साथ मैंने मुक्ता नाम की फिल्म की, जिसमें मैंने ग्लैमर क्या होता है देखा, क्योंकि श्री राम लागू, विक्रम गोखले, रीमा, मधु काम्बिकर, प्रशांत सुबेदार, इतने लेजेंड्स से भरी थी वो फिल्म। बिल्कुल। और इतना ठेठ भाष्य था डिस्क्रिमिनेशन पे कि भूल जाओ तुम जाति के बारे में महाराष्ट्र में बात कर रहे हो। जाति और रंग वर्ण को लेके पूरी दुनिया में फाइट्स हो रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हो रहा है। क्योंकि उसी फिल्म में मैं जब बोलती हूँ कि मेरा अमेरिका से दोस्त आने वाला है, ये इंटरवल पॉइंट था और दर्शकों को लगता है कि अरे बाप रे, अमेरिका से कोई लड़का आ रहा है, मतलब इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा वहां पे, जबकि आता है एक ब्लैक फ्रेंड। तो सब अचरज से देखने लगते हैं कि ये भी अमेरिकन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसका देश है वो, उसका जन्म स्थान है, उसका हक है। तो ये जो डॉक्टर साहब का देखने का नजरिया था दुनिया को, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि क्यों हम एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम किस जाति से हो, क्या लेना देना, मानव है, मानव रहेंगे। एक तो मुक्ता में मैंने ये सीखा और आगे जाके डॉक्टर अंबेडकर नाम की फिल्म उन्हीं के साथ मैंने की। और वहां तो ममूटी भी थे। ममूटी सर, और ममूटी सर को नेशनल अवार्ड है उस फिल्म के लिए। क्या किरदार उन्होंने निभाया है। आपका किरदार भी कम नहीं था इस फिल्म में जो था। बिल्कुल, मैं रमाबाई थी और आज भी लोग मुझे रमाई के नाम से पुकारते हैं और हक जताते हैं कि तुम हमारी रमाई हो। फिल्मों की ये जादू है, ये ऑडियंस का हक है कि वो ऐसे पॉजिटिव हो सकते हैं एक्टर्स के बारे में। वो आपको जो मानते हैं वो मान सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो किरदार था रमाबाई अंबेडकर का, उनके प्रति लोगों के मन में जो भावना है वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किए हैं, जो छोटी सी जिंदगी उन्हें मिली थी, गरीबी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इतने सारे बच्चे उनके जी नहीं पाए। तो इस फिल्म में डॉक्टर जब्बार पटेल ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी थी, कुछ मायने नहीं रखेगा जब तक तुम अपने नॉलेज को और अपनी इंसानियत को नहीं समझते। वो समझना बहुत जरूरी है
कि अगर ये बारिश गिर रही है तो इसमें भीगने का हक पूरी दुनिया का है, वाह, वस्तु का है, जानवर का है और इंसान का है। उस इंसान का नहीं है जो वर्ण में इस रंग का है या उस जाति का है, उस प्रांत का है। बहुत कमाल की लाइफ रह चुकी है डॉक्टर अंबेडकर की, और उसके बूंद को समझना मेरी लाइफ में डॉक्टर जब्बार पटेल का आना मुझे लगता है मुझे समझदारी, सियानापन देने के लिए ही है। सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा रहा था इन दोनों फिल्मों से जुड़ा हुआ, डॉक्टर जब्बार पटेल की निर्देशन में काम करते हुए? बहुत सुंदर सवाल। एक सीन है हमारी फिल्म में डॉक्टर अंबेडकर में, जब रमा अपने देवर को बता के एक खत लिखवा रही है। वो फिल्म की शुरुआत ही है जब वो बता रही है कि हाँ, धान तो खत्म हो गया है, हमारे 2 बच्चे बीमार हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह जाके गोबर लेके वो बेचती हूँ, उसकी पट्टियाँ बना के, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, और आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आपने पिछले महीने जो, वो सब बताती है वृत्तांत यहाँ का। खत खत्म होते होते एक होता है ना, मायना होता है, फिर वार्तांकन होता है, और अंत में वो लिखती है, उसको कहना है कि आप वापस कब आएंगे, मैं अकेली हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, आप कहाँ हो, ये देश भी मुझे पता नहीं है, आप इंग्लैंड में हैं कि अमेरिका में, आप बस हमारे पास नहीं है। ये सब उसे कहना है, लेकिन देवर से लिखवा रही है। कैसे कहे? तो बोलती है, आखिर में लिखी है, यहाँ सबको आपकी याद आती है। ओह, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इतने शब्द सस्ते हो गए हैं। अब तो हमारे पास व्हाट्सएप है, तो आई लव यू के इमोजीज आते हैं, हर कलर के हार्ट आते हैं, छोटे हार्ट आते हैं, धड़कते हार्ट आते हैं। एक कंस्ट्रेंट होता है कि अपने आप को संभालते हुए हम संसार चला रहे हैं, लेकिन भावनाएं सस्ती नहीं करते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे की अहमियत हम जान लेते हैं। इसे मैं समझने की कोशिश करती हूँ और वो मैं जीने की कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल चेक करने नहीं दूंगी मेरे चैट नचिकेत के साथ, लेकिन हमने आज तक आई लव यू को इतना सस्ता नहीं बनाया है। क्या बात है। वो हमारे लिए महंगाई है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की पार्टनर अगर मैं बन पाऊं, इस प्रकार की फैमिली मेंबर मैं बन पाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लोग मुझ पर निर्भर रहते हैं, और मेरी कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं उनको संभाल पा रही हूँ और मैं प्यार भी कर पा रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अद्भुत प्रसंग ये यहाँ पर आया है, और मुझे लगता है कि ये छूट जाता तो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है इस बातचीत में। यहाँ एक गाना करते हैं, उसके बाद आगे की कुछ बातें करेंगे। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। गगन घटा कहरानी तारो, गगन घटा कहरानी तारो, गगन घटा कहरानी, पूरब दिशा से उठी है बदरिया, ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, रिमझिम बरसत पानी, पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय
बछड़ा था सो मर गया, झूठी जाम चटाई। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। पर्दा पर्दा छोड़ दे, ओ पर्दा पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। पर्दा पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो, दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी बड़ी बारात। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, साधो ये तन ठाठ तंबूरे का। पांच तत्व का बना तंबूरा, तार लगा नब तूरे का, नब तूरे का। ऐंचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, हजूरे का। टूटा तार बिखर गई खूंटी, टूटा तार बिखर गई खूंटी। हो गया धूर मधुरे का, धूर मधुरे का, धूर मधुरे का। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी जाम चटाई। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अच्छा, बात ये हो रही थी कि जब्बार पटेल के साथ काम करने का मौका मिला और जब वो फिल्में आई तो बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं उनकी नजर पड़ी, जिनमें सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तनकर भी थे और उनके साथ भी आपकी कई फिल्में हैं। बिल्कुल। तो पहले दोघी की बात करते हैं। मुझे लगता है दोघी का किरदार मुझे मिलना मेरे नसीब में था, और मैं वैसे मानती नहीं हूँ नसीब और उसे क्या कहते हैं, हाथ की रेखाएं, भविष्य, इन चीजों को मैं मानती नहीं हूँ। लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं जब जिंदगी में आती हैं तो लगता है कि कोई है शायद ऊपर, कोई देख रहा है। मतलब उस शक्ति पे मैं विश्वास रखती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ कि हाँ ये मंत्र मैं अब बोलती हूँ तो मेरा गुड लक अभी चलने लगेगा। ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। वो पाने के लिए मैं हार्ड वर्क करूंगी, तभी वो ऊपर वाला खुश होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोघी की कृष्णा नाम की एक लड़की मैंने निभाई थी। 2 बहनें हैं दोघी में। मैं कृष्णा हूँ और मेरी बड़ी बहन का किरदार निभाया था रेणुका ने, वो मेरी अक्का थी। कृष्णा जो है वो होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा सवाल पूछती है और खुद को ही जिम्मेदार मानती है कि ये घर में नए बल्ब आए, घर में इतने बर्तन आए, अच्छा कप नए आ गए हैं चाय के, कहाँ से आए, पैसे किसने दिए, अक्का ने दिए, तो फिर अक्का क्यों नहीं वापस आ रही है?
कौन मना कर रहा है? वो छोटी है कृष्णा, लेकिन उसको अपनी बहन के लिए कुछ भी करना है। मैं ऐसी बहन को बहुत मिस करती हूँ जिसके लिए मुझे कुछ भी करना है। वाह वाह वाह। तो वो दोघी में मेरा और रेणुका का जो बॉन्ड था और जो माँ दिखाई थी, मुझे लगता है वो सुमित्रा जी और सुनील का बहुत ही ब्रेव डिसीजन था। क्योंकि माँ होती है ममता स्वरूप, जो त्याग मूर्ति होती है, खुद नहीं खाना खाएगी, खुद बीमार है, लेकिन परिवार के लिए मैलो चली जा रही है कुछ पाने के लिए, जो भी है। उन्होंने एक ऐसी माँ दिखाई थी जो एकदम सच में ऐसी माँ हो सकती है कि जिसको पता नहीं कि 20 रुपया चाहिए, लेकिन मैं कैसे इसका हिसाब लगाऊं, कहाँ से लाऊं, चावल कम है, रोटी एक एक ही मिलेगी सबको, नहीं बैल नहीं बेचने हैं, तो जाने दो, बड़ी बेटी को मैं मुंबई भेज देती हूँ, मुझे नहीं जानना है कि वो क्या काम करेगी। तो ये इतना यूनिक कैरेक्टर था, व्यवहारिक था। बिल्कुल सही शब्द, व्यावहारिक। और उसे स्क्रीन पे दिखाना और ऑडियंस को ये भी एहसास दिलाना कि ये एक माँ है, इसका प्यार तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, वो प्यार तो करेगी ही अपने बच्चों से, लेकिन बच्चों को जिंदा भी तो रखना है, तो वो क्या करेगी। उत्तरा बावकर जी ने वो जो किरदार निभाया है, उसकी स्ट्रेंथ मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वो एक हल्की सी कड़वाहट है उस माता में। दोघी की कृष्णा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक प्रसंग है उसमें जहाँ बहन तो चली गई, बड़ी बहन मुंबई, अब कृष्णा की शादी करनी है और कृष्णा को देखने के लिए लड़के आते हैं। तो उस मीटिंग में कृष्णा को बोलते गाना गा के दिखाओ, वो होता था ना पहले, बिल्कुल अपना नाम बताओ, गाना, कुछ भी सवाल पूछते थे। तो वो मीटिंग खत्म होती है और कृष्णा किसी को बिना बताए इस लड़के को, और उसके दोस्त है दो साथ में, उनको मिलने के लिए चुपचाप चली जाती है और गांव की जो सीमा है उसके आसपास वो मिलती हैं। सूरज ढलने को है और वो जाके, वो सीन है ना, मुझे रोना आता है वो सीन याद करके। वो सीन ऐसा है, वो जाके बोलती है, सुनिए आप ना प्लीज मेरी अक्का से शादी कीजिए, वो मुझसे सुंदर दिखती है, वो मुझसे अच्छा गाना गाती है, आप मुझसे शादी मत कीजिए, वो मुंबई में है, वो हमारे लिए पैसे कमा रही है, वो बहुत अच्छी है, उसके पास पैसे भी है, आप उससे शादी कीजिए, मुझे मना कर दीजिए आप। मतलब ओहो, आज किसको टाइम है, मतलब समय ही नहीं है। मैं मेरे भाई को, हम हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन वो इतना बिजी है कि हम चलती गाड़ी में एक दूसरे को मिलते हैं, मैं उसको राखी बांधती हूँ, इतनी बिजी हो गई है लाइफ। लेकिन ये लड़की गई है मंगेतर को बताने के लिए कि भाई मुझसे शादी मत कर। वो लड़की, मुझे पता नहीं, और वो मन्नत मांग रखी है उसने कि मेरी बहन को खुशी मिले, मैं उसके पैसे पे जी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो गुण मेरी किरदारों ने मुझे दिए हैं, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। क्या प्यारी बात है, वाह। और अवार्ड भी दिया है। हाँ यस। इस रोल ने तो अवार्ड भी दिया है। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी से यूनुस खान की ये बातचीत। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।